गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर 6 के बारे में पढ़ेंगे, जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेसेस। तो सबसे पहले हम जानें कि जैव प्रक्रम कहते किसको हैं। लोग कॉपी और पेन तैयार रखिए, यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है, इसको लिखते रहिए और इसको अच्छी तरह से समझिए। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। हमारे शरीर में जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, जितने भी लाइफ प्रोसेसिंग क्रियाएं होती हैं, वो सब जैव प्रक्रम कहलाता है। जैसे कि इसके अंतर्गत जैसे पोषण है, न्यूट्रिशन, श्वसन, रेस्पायरेशन, वहन जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसके अलावा उत्सर्जन, एक्सक्रीशन। हम पोषण के बारे में सबसे पहले जानेंगे पोषण क्या है। तो पोषण जैसे भोजन ग्रहण करना, इंजेक्शन हमने बताया भी था पहले भी न्यूट्रिशन के वीडियो में। भोजन ग्रहण करना, फिर उसका डाइजेशन, फिर उसका जो है एब्जॉर्प्शन, अवशोषण, उसके बाद उसका एसिमिलेशन, स्वांगीकरण, और शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में इस भोजन का जब पहुंचता है तो फिर उसका प्रत्येक कोशिकाओं में इन भोजन के पहुंचने के बाद उसका ऑक्सीडेशन भी होता है, उससे फिर एनर्जी भी लिबरेट होती है और उस एनर्जी से ही हम कई प्रकार के कार्य कर पाते हैं। तो ये पोषण का डेफिनेशन हो गया। पोषण के आधार पर जीवों को दो समूह में बांटा जा सकता है। अब देखिए यहाँ न्यूट्रिशन है, इसमें दो तरह के पोषण दिखे हुए हैं, स्वपोषी पोषण ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, विषम पोषी पोषण हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो इसका बारी बारी से इसे अलग अलग हम पढ़ेंगे विस्तार से। तो सबसे पहले स्वपोषी पोषण में देखें कि वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे ही हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो इसमें जीव क्या करते हैं, जैसे कि हम इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, हरे पौधे, ग्रीन प्लांट्स, जिसमें वह वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टियों से जल लेकर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। विषम पोषी पोषण की हम बात करें, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, बल्कि अपने भोजन के लिए वह दूसरे जीवों पर, अन्य जीवों पर निर्भर करता है। इसमें जितने भी प्रकार के जंतु हैं, मानव हैं, ये वो सभी विषम पोषी पोषण के उदाहरण हैं। अब स्वपोषी पोषण को थोड़ा और हम डिटेल से समझेंगे। तो स्वपोषी पोषण हरे पौधों में होता है और कुछ ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरियाज होते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। तो फिर हम समझें कि ये प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण का डेफिनेशन आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे के द्वारा भोजन बनाने की एक प्रक्रिया है जिसमें हरा पौधा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और मृदा से जल लेकर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। और यह भोजन क्या है, इसका कार्बोहाइड्रेट दैट इज द ग्लूकोज। और यहाँ पर जब आप परिभाषा लिखें तो उसका रासायनिक समीकरण अवश्य दें। तो 6CO2 प्लस 12H2O क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये जो C6H12O6 है यही है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, यही पौधा बनाता है। और ये जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन निष्कासित करता है वायु में, जिसका हम लोग रेस्पिरेशन में इंटेक करते हैं, और वाटर वेपर के फॉर्म में भी वो निकलता है। तो ये इसका रॉ मटेरियल्स हो गया, कच्चे पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और यह बनाया अपना भोजन C6H12O6। फिर हम देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्रियां फिर क्या क्या हो गई। तो यहाँ पर दी हुई है, सूर्य का प्रकाश चाहिए पौधे के प्रकाश संश्लेषण के लिए, क्लोरोफिल की उपस्थिति चाहिए, क्लोरोफिल तो पौधों के लीफ में होता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वायुमंडल में उसे आसानी से मिल जाता है, और जल वाटर जो कि वो मिट्टियों से अवशोषण के द्वारा प्राप्त करता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, इसको हम लोग देखें। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं।
क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। जो क्लोरोफिल का काम क्या है कि वह सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जो उससे फूड बनते हैं C6H12O6, वह भी एक तरह का केमिकल कंपाउंड है और यह लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पर जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन भी होता है। जो वाटर मॉलिक्यूल्स वो लेते हैं सॉइल से, रूट के हेल्प से, तो वह वाटर मॉलिक्यूल्स लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक होता है। इसको फोटोलाइसिस भी कहते हैं और वह H2O जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अपघटन कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। हमने देखा है कि वो जो CO2 है वह H2O से मिलकर ही बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट C6H12O6। इसके बाद हम लोग देखें रंध्र, स्टोमेटा, जो पौधे के पत्तियों में होता है। पत्तियों की सतह पे जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उसे ही हम रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। इसका कार्य क्या है, इसका फंक्शन हम लोग देखें तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए गैसों का आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। तो गैसों का आदान प्रदान मतलब कौन से गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को रिलीज करता है, तो वह इसी ओपनिंग से होता है, इसी रंध्र छिद्र से द्वारा होता है। दूसरा इसका फंक्शन है वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल के वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकलना। ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस होता है, वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है, उसमें जल वाष्प के रूप में इन्हीं छिद्रों से निकलता है। तो ये डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम भी आप लोग बना के प्रैक्टिस कर लीजिए। इसको भी पूछा जाता है कभी कभी डायग्राम देकर, इसमें ये नाम भी पूछे जाते हैं कि इस पार्ट का क्या नाम है। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ सहायक कोशिकाएं हैं, द्विचर्म कोशिका, द्वार कोशिका, गार्ड सेल्स भी कहते हैं। ये रंध्र छिद्र स्टोमेटल ओपनिंग, तो इसी ओपनिंग से वो गैसियस एक्सचेंज करता है और वाटर भी वेपर के फॉर्म में यहाँ से रिलीज होता है। नेक्स्ट देखें कि हम लोग, और जब चित्र बनाए तो उसका नाम यहाँ पर अवश्य लिखें। तो यहाँ पर ये इसका फंक्शन लिखा हुआ है कि यहाँ से श्वसन गैस का विनिमय और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, जिसमें जल का वाष्प के रूप में निष्कासित होना होता है। नेक्स्ट हम देखें विषमपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण में, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमने इतनी सारी बातें देखी। अब हम विषमपोषी हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करेंगे। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है वो इसमें देखिए ये 3 भाग में बांटा गया है। एक प्राणी समभोजी पोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण। तो प्राणी समभोजी पोषण को होलोजोइक न्यूट्रिशन भी कहते हैं, मृतजीवी पोषण को सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं और परजीवी पोषण को पारासाइटिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, जिसमें भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, उसका पाचन होता है, अवशोषण होता है और उत्सर्जन होता है। ये जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप, यह प्राणी समभोजी पोषण कहलाता है। इसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं अमीबा और मानव, ह्यूमन बीइंग एंड अमीबा। मृतजीवी पोषण में क्या होता है कि इसमें मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है, मतलब डेड पार्ट से करता है, वो डेड मटेरियल से अपना फूड लेता है, जिसका एग्जाम्पल्स है फफूंद, कवक। इसके बाद हम परजीवी पोषण की बात करें, पारासाइटिक न्यूट्रिशन। ये जो होते हैं परजीवी होते हैं और मृतजीवी पोषण करने वाले जीव वो मृतजीवी कहलाते हैं। तो परजीवी पोषण में क्या होता है कि ये अन्य जीवों के शरीर के अंदर रहते हैं, मतलब लिविंग बॉडीज से ये अपना फूड लेते हैं, या तो वो अंदर रहते हैं या फिर वो बाहर भी रहते हैं। जो पैरासाइट शरीर के अंदर रहते हैं, अंदर रह के अपना पोषण करते हैं, उसे हम एंडोपैरासाइट कहते हैं, और जो बाहर से अपना फूड लेते हैं उसे हम एक्टोपैरासाइट कहते हैं। तो उनको वो बिना मारे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स है अमरबेल प्लांट्स का एग्जाम्पल है। ये जो कि प्लांट्स के ऊपर में ही, दूसरे प्लांट्स के ऊपर में ही एक बेल लता के रूप में लिपटी हुई होती है और वहाँ से ही वो अपना फूड लेता है। जूं
सिर में होता है और कई एनिमल्स में भी होते हैं, जिससे वो खून चूस कर अपना पोषण करता है। फीता कृमि मनुष्यों के स्टमक में हो जाते हैं, खासकर बच्चों में। तो यह भी फीता कृमि भी जो है कृमि के रूप में वह अपना पोषण शरीर के अंदर से करता है। यह एंडोपारासाइट का एग्जाम्पल है। जूं जो है वो हम इसे एक्टोपारासाइट कहेंगे और फीता कृमि जो है वो एंडोपारासाइट कहेंगे। नेक्स्ट आते हैं अमीबा में पोषण। तो अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है? कभी कभी इसके डायग्राम भी पूछे जाते हैं कि अमीबा में पोषण का चित्र बनाएं, या फिर यह इस पोषण को स्टेप बाय स्टेप पूछा भी जाता है। तो ये डायग्राम है ये अमीबा का। इसमें देखिए अमीबा में एक केंद्रक दिखाया गया है और उसके ठीक समीप खाद्य कण हैं, और अमीबा इस खाद्य कण के समीप जाता है और अपने कूटपाद से उसे घेरता है। और जैसे ही वो कूटपाद आपस में सटते हैं तो वहाँ की झिल्लियाँ डिज़ोल्व हो जाती है और ये खाद्य कण जो हैं, फूड पार्टिकल्स, उसके अंदर प्रवेश कर जाता है और खाद्य धानी में उसका पाचन होता है। तो स्टेप बाय स्टेप आप इसको यहाँ से लिख भी सकते हैं, अमीबा किस प्रकार से अपना पोषण करता है। तो भोजन को अपने पदार्थ मतलब कूटपाद की सहायता से घेर लेता है। उसके बाद वह भोजन खाद्य रिक्तिका में पहुंचता है। खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन होता है, सरल पदार्थों में मतलब पाचन की क्रिया होती है, और बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है और वो पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। इसे न्यूट्रिशन के चैप्टर में जो हमने वीडियो बना के देखा है वहाँ से आप इसे और डिटेल में अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखें पैरामीशियम। तो पैरामीशियम में भी पोषण जो है पक्षमाव की सहायता से होता है। नेक्स्ट हम लोग देखें मनुष्य में पोषण। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, तो वही सेम इसमें भी देखा था हमने, प्राणी संभोजी पोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर भी इसका स्टेप वही होगा, पहले भोजन का अंतर्ग्रहण होगा, फिर पाचन होगा, फिर अवशोषण होगा, फिर स्वांगीकरण होगा और बहिक्षेपण होगा। अंतर्ग्रहण को इंजेशन कहते हैं, पाचन डाइजेशन, अवशोषण एब्जॉर्प्शन, स्वांगीकरण एसिमिलेशन और बहिक्षेपण हो गया ईजेशन। तो यहाँ पर किस प्रकार से पोषण की क्रिया होती है इसे हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तारित एक लंबी नली है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पर। तो पाचन की क्रिया जो होती है वो मनुष्य के मुंह से ही प्रारंभ होती है। 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर जिसको हिंदी में हम लोग कृतंक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक कहते हैं। और दांतों से भोजन को पीसने के बाद वह जिह्वा की मदद से उसमें भोजन में लार मिल जाते हैं और लार जो है लार ग्रंथियों से निकलते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टेप, भोजन का अंतर्ग्रहण हुआ मुख में, भोजन का चबाना दांत से, भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाना और लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को हम लार रस या लार कहते हैं। और स्टार्च, लार एमिलेज एंजाइम माल्टोज शर्करा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि लार में जो एंजाइम होता है उसे हम सैलिवरी एमाइलेज या टाइलिन भी कहते हैं। यह फूड में जो स्टार्च होता है वह उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद देखिए वह भोजन मुख से भोजन ग्रशिका में प्रवेश करता है और उसके बाद वह अमाशय में भोजन आने के लिए मुख से वह क्रमाकुंचन गति पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है। मुख से भोजन अमाशय तक आने के लिए वह एक मूवमेंट करता है। फूड का जो मूवमेंट होता है उसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। यह मांसपेशियों के संकुचन और शीतलन के कारण होता है, मतलब एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा एक बार रिलैक्स करेगा तो फूड आगे की ओर बढ़ते जाता है और वह फूड स्टमक में चले जाता है। इस प्रकार से हम देखें ये डाइजेशन का प्रोसेस, ये पूरी तरह से ये डायग्राम आपके सामने है। ये मुख में ये जिह्वा को दिखाया गया है, मुख गुहा है, इसमें भोजन आया है, भोजन का दांतों के द्वारा पीसने के बाद और स्लाइवा में उपस्थित जो टाइलिन एंजाइम है या सलेवरी एमाइलेज भी कहते हैं वह मिक्स हो गया
और वो फूड बोलस के फॉर्म में आया, बोलस के फॉर्म में वो फूड फिर इंगल्फ होता है, वो ग्रशिका में आता है। यहाँ इसको इसोफेगस कहते हैं ग्रशिका को, और यह फूड होते हुए कहाँ आ गया, अमाशय में। तो अमाशय को देखें आप लोग किस तरह से इसे एक सेक्शन भी काट के दिखाया गया है, उसकी अंदरूनी सतहों को भी दिखाया गया है कि यहाँ पर स्टमक में फूड आता है और कई तरह के एंजाइम यहाँ भोजन का पाचन करते हैं। और यह फूड देखिए, ये फिर अमाशय, ये ड्यूओडिनम पार्ट में, ये जो सी शेप है, ये आकार इसका ड्यूओडिनम, यहाँ पर भोजन आता है। और ये ऊपर जो ये डायग्राम देख रहे हैं, ये लीवर है, यकृत, और ठीक यकृत में ही क्या है, ये गॉल ब्लैडर, जो ग्रीन कलर से दिखाया है, गॉल ब्लैडर, जिसमें बाइल जूस स्टोर होते हैं और उसके ही कॉन्ट्रैक्शन से ये बाइल जूस आके फूड में मिल जाते हैं, जिसमें फूड ड्यूओडिनम पार्ट में रहता है। ठीक देखिए, उसके नीचे ये जो दिखाया गया है आपको, एक पैंक्रियाज, अग्नाशय, हिंदी में उसे अग्नाशय कहते हैं, ये वाइट कलर का, यहाँ इससे निकलता है पैंक्रिएटिक जूस, अग्नाशयी रस उसको कहते हैं। इसमें भी कई तरह के एंजाइम होते हैं, एमाइलेज, लाइपेज, पेप्टिडेज, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये सारे एंजाइम निकलकर भोजन में उपस्थित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स और इसके अलावा फैट का भी वो डाइजेशन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन वो ग्लूकोज में, प्रोटीन का अमीनो एसिड्स में, और फैट का फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में डाइजेशन होता है। इसके बाद फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है और इसे हम क्या कहते हैं, छोटी आंत या क्षुद्रांत भी कहते हैं। तो यहाँ देखिए एक स्ट्रक्चर को, ये डायग्राम भी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, तो ये इस डायग्राम को आपको प्रैक्टिस करना होगा। इतना आर्टिस्टिक डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, रफ डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन इसका लेवलिंग आवश्यक है और ऑर्गेन का वो पता चलना चाहिए कि आपने कौन से ऑर्गेन को ड्रॉ किया है। तो आप पूरा सिस्टम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, फिर उसका नाम लिखेंगे, तो इसमें आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। इसमें देखिए सारी एक और ऑर्गेन्स, अग्नाशय के ठीक नीचे दिखाया गया परिशेषिका, ठीक है, ये इसी को अपेंडिक्स जो कहते हैं। और इसके बाद ये एक बृहदांत, बड़ी आंत, कोलॉन, गुदाद्वार। इसके बाद जो है ये सिस्टम आप लोग बना लीजिएगा, इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग फिर इसका नीचे आते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में कि भोजन जो है कहाँ आया था, अमाशय में। इसके पहले के टेबल में हमने देखा कि फूड यहाँ पर ग्रसिका से होते हुए कहाँ आ गया, अमाशय में। अमाशय में क्या होता है, इसमें एक जठर ग्रंथियाँ होती है, वहाँ से सिक्रेट होता है पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और श्लेष्मा। तो पेप्सिन तो समझ रहे हैं, HCl भी आप समझ रहे हैं, श्लेष्मा हो गया म्यूकस। तो यह पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, स्पष्ट लिखा हुआ है, देख सकते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो क्या करता है, अम्लीय माध्यम तैयार करता है, एसिडिक मीडियम प्रिपेयर करता है और पेप्सिन की क्रिया में सहायता करता है। यह फूड्स में आए हुए जो हार्मफुल जर्म्स है उसे भी मारता है और डाइजेशन में भी हेल्प करता है। श्लेष्मा जो म्यूकस है वो अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। तो ये हो गया अमाशय के बाद क्षुद्रांत, जब भोजन इसके बाद छोटी आंत में आता है तो यहाँ पर उससे आंत रस निकलता है और जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, वसा जो है फैटी एसिड वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में, प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। यकृत से तथा अग्नाशय से स्रावन होता है, सिक्रेशन होता है कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा। यकृत से जो है वो पित्त रस निकलता है, इससे पित्त लवण होते हैं और यह क्या करता है, वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में बदल देता है और इसी को कहते हैं भोजन का इमल्सीकरण, दैट इज द इमल्सिफिकेशन ऑफ फूड। इसके बाद अग्नाशय, अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलते हैं जिसमें होते हैं माइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज और यह क्या करता है, प्रोटीन पेप्टॉन्स में कन्वर्ट होता है ट्रिप्सिन के द्वारा, वसा जो है वसा अम्ल में, लाइपेज के द्वारा, स्टार्च जो है वो ग्लूकोज में, एमाइलेज के द्वारा। इसके बाद फूड जो है एब्जॉर्प्शन होगा, उसमें जो विलाइज होते हैं वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उंगली के समान बने प्रवर्धक संरचना के द्वारा ही भोजन का अवशोषण होता है और
इसमें जो और ब्रिसल्स बने होते हैं, माइक्रोविलाइस बने होते हैं, यह अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। इसके बाद बृहदांत्र मतलब फूड जो आता है वो बड़ी आंत में, इसमें केवल जल का अवशोषण होता है और जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं अपचा भोजन वह रैक्टम में मलाशय में एकत्रित हो जाता है और बाद में वह गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, जो कि इजेशन मतलब उत्सर्जन निष्कासन के स्टेप में हम इसको लिखेंगे। तो इतनी बातें हम लोग जो है ये डाइजेशन का हो गया। तो आज के पार्ट 1 में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे श्वसन, रेस्पायरेशन, डिफरेंट टाइप्स के रेस्पायरेशन, किस प्रकार से रेस्पायरेशन की क्रिया होती है, इसमें कितने तरह के श्वसन होते हैं और फिर यह इसका प्रोसेस कैसे चलता है और फिर फेफड़े में यह किस प्रकार से कार्य करता है। तो आप पहले इसे तैयार कर लीजिए, जितना बात हम आज बताएं इसे नोट्स तैयार कर लीजिए और नोट्स बना के कॉपी में प्रिपेयर रखिए। स्कूल जब खुलेगा तो हम उसको चेक भी करेंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।